स्टार्ट करना है फिर? और कोई जुड़ने वाला है? कविता, मंगला, उजाला, शायद वैशाली। पता नहीं मैम, बाद में। हाँ ठीक है, चलिए अपन अभी चलते हैं आगे, क्योंकि बहुत देर तक वेट करना उचित नहीं होगा। कहाँ तक ठीक है आए मैम, थे? कठोर तालू तक आए थे मैम। ओके ओके। स्क्रीन शेयर हो गई बेटा आपको? हाँ मैम। ओके। जैसे आप लोगों को पता है, ये ध्वनि यंत्र और ध्वनि यंत्र की कार्य प्रणाली में साथ देने वाले जो अवयव होते हैं, उन अवयवों की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसके साथ हम यदि बात करते हैं, जैसे आपका मुख विवर हो या नासिका विवर हो, आपके दांत हो, ओष्ठ हो, तो एक एक करके हम उसे देखने का बताने का प्रयास कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था नासिका विवर को, उसके पश्चात देखे दांत। दांत कौन से कितने होते हैं? 16 ऊपर, 16 नीचे। और बोलते समय क्या सीधे इन सभी का प्रयोग होता है, इसे हम देख चुके हैं। जीवा को भी बताया था, जीवा भी हमारी हो गई थी। जीवा के बाद ये हो गया था ना अपना? जी मैम, हो गए हो। अच्छा, ये कठोर तालु तक आए हैं क्या? जी मैम। ओके ठीक है। जैसे विदित ही है कि कठोर तालु कहाँ पर होता है। वत्स तथा मूर्धा के ऊपर का जो हिस्सा है, कोमल तालु से पहले का हिस्सा, वो कठोर तालु कहलाता है। जीवा से छूने पर, मुंह में उंगली डालकर थोड़ा दबाने से इसके ठोस होने का पता चलता है। अब देखिए, जैसे हम अपनी उंगली को डालते हैं जीवा के अंदर और जीवा उसकी छूती है, मतलब कठोर तालु को, तो उसे ठोस होने का पता चलता है। च, अब च का उच्चारण करते समय देखिएगा कि हमारी जो जीवा है वो कहाँ पर छूती है। हाँ, छ, ज, झ और य बोलते समय हमारी जीवा जैसे छू रही है ना? तो जहां पर हमारी जीवा छूती है, दैट्स कॉल्ड कठोर तालु, है ना? ये केवल हम बता रहे हैं और आप लोग उस पर यकीन कर रहे हो, ये बात बिल्कुल नहीं है। बल्कि हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि दैट्स अ प्रैक्टिकल वर्क। ओके। अब जब तक हम उसे देखते नहीं हैं, मतलब बोल कर इसका प्रयास नहीं करते हैं कि बोलना क्या है, हम इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि दैट्स अ प्रैक्टिकल वर्क, क्योंकि आपको उसे महसूस करना होगा, हमारे कहने से नहीं, बल्कि आप खुद जब उसे महसूस करोगे, फील करोगे कि च का उच्चारण करते समय कौन से अवयव की, कहाँ पर दो अवयवों को संघर्ष हो रहा है ना? और उसके बाद में हम उसे बोलने का प्रयास करते हैं। तब ये सारी जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं आपको स्वयं को देखनी होगी, महसूस करनी होगी, फील करनी होगी। और ये कब कर पाओगे आप? जब आप उसे खुद बोलोगे। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में? हॉट। जी मैम। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है आगे बढ़ने की। ये क्लियर हो गया आपको कठोर तालु का? जी मैम। हाँ, अब चलते हैं कोमल तालु। देखिए, मूर्धा के पीछे एक एक अवयव को अपन कैसे देख रहे हैं, ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। अब कहाँ और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, आपको बता दिया कि च वर्ग की जो ध्वनियां है वह क्या बोली जाती है, या आपको ऐसा भी दिया जाएगा च, छ, ज, झ और यह कौन सी ध्वनियां है? तो कठोर तालु के माध्यम से निकलने वाली ध्वनियां है। आपको सवाल ऐसा भी पूछा जाएगा, वत्स तथा मूर्धा के ऊपर का हिस्सा तथा कोमल तालु से पहले का हिस्सा क्या कहलाता है?
है ना। ये भी यहाँ तक ही सवाल पूछा जा सकता है, वत्स तथा मूर्धा के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है। फिर उसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, कोमल तालु, कठोर तालु, कोमल तालु भी और कठोर तालु भी, और उपर्युक्त दोनों। ऐसा आपका ऑप्शंस दिए जाएंगे, पर्याय दिए जाएंगे, और पर्यायों में आपको करेक्ट आंसर चुनना होगा, और उसका आंसर है करेक्ट कठोर तालु। क्लियर हो गया आप। सवाल यहाँ इन दोनों पर हुआ होगा, या ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि जीवा के छूने पर, जीवा में इसे छूने पर मुंह में उंगली डालकर थोड़ा दबाने से ठोस होने का पता चलता है, ऐसी ध्वनियां कहलाती है। फिर आपको पर्याय दिए जाएंगे, कोमल तालु, कठोर तालु, मूर्धन्य तालु, मूर्धन्य ध्वनिया है, मूर्धन्य ध्वनिया। इस प्रकार से आपको ऑप्शंस में ढेर सारे ऑप्शंस होंगे, उसका करेक्ट आंसर आपको चुनना होगा, और उसका करेक्ट आंसर होगा कठोर तालु। क्लियर हो गए। ऐसे सवाल आप लोग तैयार करके रखिए। आज आपके गूगल क्लासरूम पर हमने ये टॉपिक डाल दिया है, आपके पास उसकी नोट्स बन रही है। जैसे पहला टॉपिक है भाषा विज्ञान को लेकर, उसके भी पीपीटी डाल दी है। उसके बाद में ये जो अपना सेकंड टॉपिक है, इसके भी बाकायदा नोट्स हमने डाली है। तो जैसे इसका पीपीटी नहीं बना पाए, इसकी केवल नोट्स बनाए हैं, वही नोट्स हमने आपको डाल दी है। तो उस नोट्स को आप पढ़िए, और उस नोट्स को बिना मतलब आप जब तक उसे पढ़ते समय आप उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, प्रश्न बनाइए। मतलब जैसे भाषा विज्ञान के टॉपिक पर आपने मान लो चलिए 25 प्रश्न तैयार कर लिए, उस टॉपिक को अलग रख दीजिए। सेकेंड टॉपिक को लीजिए ध्वनि विज्ञान को, उस पर आप लोग 25 या इन पर आप लोगों को कम से कम 50 प्रश्न तैयार करने आने चाहिए। ये बार बार हम आपको क्यों बताना चाहते हैं कि जैसे ट वर्ग की ध्वनियां है, यह कौन सी ध्वनियां कहलाएगी, कठोर तालु की ध्वनियां कौन सी कहलाएगी। ये बार बार आपको सचेत इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपको प्रश्न बनाना आना चाहिए। केवल पढ़ा दिया, नोट्स बनाकर डलवा दी, नोट्स गूगल क्लासरूम पर भी अवेलेबल है, या जैसे यूट्यूब के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार की वीडियो आप लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह ऐसा सोच जाता है कि जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, अब आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें कैसा होगा, तो जब तक आप उसमें एक तो प्रैक्टिकल वर्क, जो आपको ये जैसे प्रैक्टिकल वर्क है, मतलब यदि हमारा कॉलेज मैन्युअली लेवल का होता तो हम आपको बता चुके कि जो ध्वनि यंत्र उसकी कार्य प्रणाली है, यह हम अपने सेपरेटली जो लैंग्वेज लैब है, कभी देखिए क्या लैंग्वेज लैब आप लोगों ने? नहीं मैम। जी मैम। हाँ देखिए, हाँ देखिए, हमारे डिपार्टमेंट जो है हमारा, बिल्कुल डिपार्टमेंट के पास में जो लैंग्वेज लैब है, वहां पर ये ध्वनि यंत्र पड़े हुए हैं। ये ऐसे कैसे ध्वनि यंत्र जिस पर आप कैसे समझा, टाइपिंग की मशीन देखी है आपने, टाइपराइटर देखा है? हाँ मैम। पहले हुआ करते थे टाइपराइटर बस। हाँ, यदि आप किसी पुराने फिल्मों में देखोगे तो पुराने फिल्मों में नायक और नायिका एक दूसरे को जो लव लेटर भेजा करती थी, ये टाइपराइटर के माध्यम से भेजा करती थी। या अभी कौन सी फिल्म है ये, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म है यार, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, उस बागवान, बागवान इस फिल्म को यदि आप लोग देखते हो तो बागवान इस फिल्म में जब दोनों बिछड़ जाते पति पत्नी, मतलब हेमा मालिनी और ये अमिताभ बच्चन जब दोनों बिछड़ जाते हैं ना, तो बिछड़ने के पश्चात उन्होंने उनकी लाइफ स्टोरी को, पूरी उनकी जीवनी को उन्होंने जब लिखा, अपने दोस्त के होटल में जाकर बैठते थे, और वो जो घिसपिट की आवाज थी तो उसकी बहू को उसकी आवाज भी नहीं सह पाती थी। मतलब जब टाइपराइटर की हम बात कर रहे हैं टाइपराइटर की, तो टाइपराइटर का जो आवाज होती है ना, उसकी बड़ी जोर से ध्वनियों की आवाज आती है। तो उस फिल्म को देखिएगा, आपको उस फिल्म को, उस पार्ट को देखना है कि जहां पर वो टाइपिंग करता है, और टाइपिंग करने के बाद उस बुक को जब पब्लिश किया जाता है, जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं,
है ना, तब उसके पास कितने सारे लाख रुपए का चेक दिया जाता है। मतलब उस कठिन समय में, ऐसे कठिन समय में जब उनके पास कुछ नहीं रहता है, बच्चे किसी बिछुड़ जाते हैं, बच्चे उनको अपने पास नहीं रखना चाहते, और उस समय में जब उन्होंने उस टाइपराइटर के माध्यम से लिखा हुआ उनका जो बुक है वो पब्लिश हो जाता है, और उसके ढेर सारे पैसे वर्जन निकलते, पहला फर्स्ट वर्जन, सेकेंड वर्जन, और उसके उनके लाख रुपए के चेक उनके पास होते हैं, धनी बन जाता है वह। तो देखिए, हम आपको बताना ये चाहते हैं कि वो जो टाइपराइटर होता है, बस टाइपराइटर के भांति हमारा ये ध्वनि यंत्र होता है, और जब हम उस पर डालते हैं क, है ना, तो क का उच्चारण करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तो ये टिक टिक ऐसी आवाज आती है, और फिर क ऐसा उच्चारण वह ध्वनि यंत्र करता है। तो दैट्स अ प्रैक्टिकल वर्क। अब यदि अपना महाविद्यालय शुरू हो जाता, रेगुलरली हम क्लासरूम में बाकायदा आपके लेक्चर्स लेते हैं, तो एक लेक्चर्स आपका प्रैक्टिकल के माध्यम से आपके लैंग्वेज लैब में होता, लेकिन ये चीज अवेलेबल अब नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मेथड को यूज कर चुके हैं। गवर्नमेंट हम लोगों को वो परमिशन नहीं दे पा रहा है कोविड-19 की वजह से, लेकिन आप उसे फील कर सकते हो, क्योंकि ये भाषा विज्ञान का जो लेक्चर है ये जीवंतता के माध्यम से होता है, हमारे कहने से नहीं होगा। आप खुद उसे महसूस कर सकते हो कि जी हाँ मैम, कठोर तालु माने हमारी जीवा से उच्चारण होता है च, देखिए हमारी जीवा किसे छूती है, और फिर जब हम उसमें उंगली डालते हैं तो उसके ठोस होने का पता चलता है, उसे हम कठोर तालु कहते हैं। तो दैट्स अ प्रैक्टिकल वर्क, हम बार बार उसे समझा चुके हैं। जब तक आप उसमें हर ध्वनि को आप बोलोगे नहीं, जब तक आप उसका खुद का यकीन नहीं करोगे, तब तक ये जो लेक्चर्स हैं ये केवल आपके लिए लेक्चर्स रहेंगे। बार बार हम आपको सचेत करवा रहे हैं। ये जैसे उपन्यास पढ़ लेते हैं, हम लोग कोई कहानी पढ़ लेते हैं, किसी की बायोग्राफी पढ़ लेते हैं, किसी की जीवनी पढ़ लेते हैं, उतना आसान अपना ये लेक्चर नहीं है बेटा, समझो ये हमारी बात को। इसलिए हम आपको बार बार सचेत करवाते हैं कि आप उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ। आप जब तक आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक हम नहीं समझा पाएंगे आपको कि मूर्धा कहाँ पर होती है, कहाँ पर कठोर तालु होता है। आपको खुद को उसे फील करना होगा। अब चलते हैं कोमल तालु पर। अब ये तो क्लियर हो गया हमें कठोर तालु। अब कठोर तालु के पास में ही जो होता है ना, जिसे छूने पर हमें एक खुरदरा सा लगता था या ठोस होने का पता चलता था, उसे अपन कठोर तालु कह चुके हैं। अब मूर्धा के पीछे और कठोर तालु के हिस्से को, कठोर तालु के पास के हिस्से को अपन कोमल तालु कहते हैं। आप देखिए, जीवा तथा उंगली से दबाकर यह मुलायम होने का पता चलता है। अब अधिक दबाने पर वह थोड़ा अंदर धस जाता है, और इसे अपन कोमल तालु कहते हैं। अब कोमल तालु का, अब आप कहोगे कि मैडम कठोर तालु के माध्यम से इस प्रकार से उच्चारण की ध्वनियां निकलती है, अलग अलग प्रकार की ध्वनियों का निर्माण वहां पर किया जाता है, तो ऐसा कोमल तालु कहाँ पर होगा? तो कोमल तालु का हिस्सा आपको बता दिया हमने, है ना। जब अपन कोमल तालु के द्वारा अनेकानेक प्रकार की ऊर्जा को बताते हुए हम कहेंगे कि किस प्रकार से वह अलग अलग प्रकार की ध्वनियों का निर्माण करते हैं, या अलग अलग प्रकार की उच्चारण प्रक्रिया को आत्मसात करते हैं। तो ये जो कोमल तालु होता है, ये कोमल तालु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब कैसे? क्योंकि बोलते समय इसका अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि हम लोग देखते हैं कि ये कोमल तालु केवल इतना सा ही है कि जैसे कोमल तालु के माध्यम से निकलने वाला हिस्सा उंगली से दबाकर उसके मुलायम होने का पता चलता है, अधिक दबाने पर उसका हिस्सा अंदर चला जाता है, तो इसे अपन कोमल तालु कहते हैं। देखिए, अब इस प्लेट को, मतलब इस कोमल तालु को छूते हैं तो उसके नाम से ही पता चल जाता है, लेकिन इसके माध्यम से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों के बारे में कहीं पर पता नहीं चलता कि इससे कौन सी ध्वनियां निकलती हैं।
है ना। मतलब इस निश्चिंत हो जाइएगा कि आपको प्रश्न कहाँ पर कैसा पूछा जाएगा। तो प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि मूर्धा के पीछे और कठोर तालु के पास वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, या कठोर तालु के पास वाले हिस्से को कहा जाता है। फिर नीचे आपको पर्याय दिए जाएंगे ढेर सारे, और उस पर्याय में से आपको चुनना होगा कोमल तालु। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा कि उंगली से दबाकर मुलायम होने का पता चलता है, ऐसा कौन सा हिस्सा होता है। फिर ऑप्शंस में दिए जाएंगे आपको, मुलायम से तात्पर्य जीवा भी हो सकता है ना। तो आपको वहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको याद दिला दूं कि जो उंगली से दबाकर मुलायम होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं कोमल तालु। ऐसे प्रश्न आप लोगों को सवालों के साथ पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल आप लोगों के तैयार होने चाहिए। कर रहे हो क्या आप लोग प्रश्न इस प्रकार के, तैयार हो गए क्या? प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपके? आपको सभी लेक्चर्स में हम आपको सचेत करवाते हैं, बताते हैं कि बेटा आप ऐसे सवाल तैयार करके रखिए। क्या आप लोग सवाल तैयार कर रहे हो? नोट्स लिख रही नहीं, हूँ मैम। हाँ देखिए बेटा, अभी तक आप लोगों ने तैयार नहीं किए हैं, तो आज आप लोगों का होमवर्क यही होगा कि आप अपने खुद प्रश्न तैयार कीजिए, चाहे वो भाषा विज्ञान के संदर्भ में हो, चाहे वो ध्वनि विज्ञान के संदर्भ में हो। जैसे हम लोगों ने टेस्ट लिए हैं, मुझे लगता है कि आपकी 2 टेस्ट हो चुकी है, कबीर पर, और कल आपने नामदेव पर टेस्ट दी है ना। तो ऐसी टेस्ट आपकी रविदास का भी हो चुका है, तो रविदास पर भी होगी, और भारतीय संत साहित्य की प्रासंगिकता के रूप में कैसे वो उभर कर आते हैं उन पर भी आपकी एक टेस्ट बाकी है। तो ऐसे टेस्ट यदि आप लोग यहाँ पर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, इसका कोई मतलब नहीं है, आपको वो टेस्ट देनी ही देनी है। इसलिए कंपलसरी हम आपको वो टेस्ट देने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि बेटा ये आपका लास्ट ईयर है। और जैसे रिजल्ट को देखते हैं तो आशावाद के साथ हमें यह प्राप्त होना चाहिए कि आप लोग महाविद्यालय में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में टॉपर हो, है ना। यूनिवर्सिटी में आप लोगों का नाम हो, यूनिवर्सिटी में आप लोग फर्स्ट सेकंड टॉपर के रूप में आए, यह हमारी मनोकामना है। और ये मनोकामना हमारी कब पूरी होगी, जब आपको आदत हो जाएगी टेस्ट देने की, बार बार टेस्ट देने की। अब हमारा ख्याल यह है कि जब आपका पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक 10 की भी आप लोगों की हमेशा टेस्ट लेते गए, और एक टेस्ट जैसे आप लोगों ने एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट दी थी, कोविड-19 पर शायद आपकी मॉक टेस्ट थी, वैसे ही आपकी भाषा विज्ञान के संदर्भ में हमने यदि आपके 100 पूरे 100 के 100 प्रश्न आप लोगों की एक गूगल टेस्ट ली, तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपके लिए अच्छा इसलिए होगा कि आपको आदत होगी कि टेस्ट कैसे दी जाती हैं और क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और साथ ही में आपको यह भी एग्जाम देते हुए ढेर सारे प्रश्न आपके आंखों के नीचे से चले जाएंगे। यह मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है इसमें। आप लोगों की यदि होता है कि जी मैम हम लोग रेडी हैं, ऐसा आप लोग करते रहिए, तो हम वो प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। बताइए आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना आपके लिए अच्छा होगा, आपकी इच्छा है? यस मैम। हाँ, देखिए ये बच्चे बोलते नहीं है, जैसे कोमल है, वैशाली है, मंगला है, आपकी क्या इच्छा है? यह यदि जैसे कविता जी ने बता दिया कि जी एस मैम हम कर सकते हैं, तो वैसे आप लोगों की भी यदि इच्छा होती है तो आप भी बताइए, ताकि हम प्रश्न निकालें और उन प्रश्नों का गूगल फॉर्म बनाएं। देखिए बेटा, हर चीज के लिए समय लगता है, हर चीज के लिए। मतलब यदि हम टेस्ट, कल ही की बात है, SYBA की बात यदि अपन करते हैं तो लेक्चर्स के लिए उनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी रहती है,
लेकिन जब हमने नोटिस डलवाई कल कि आपकी एक टेस्ट आप लोगों को देनी है, तो मात्र जब हमने उसे खोला रिस्पॉन्स को आपके, तो रिस्पॉन्स में केवल मात्र 3 लड़कियों ने एग्जाम दी थी, है ना। कोई भी टीचर हो बेटा, जब वो टीचर गूगल फॉर्म बनाता है तो गूगल फॉर्म बनाने से पहले उसे उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसके पर्यायों को ढूंढना पड़ता है, उसे प्रश्न तैयार करने हैं, और प्रश्न तैयार करके उसे टाइप करने हैं, टाइप करके उसे गूगल फॉर्म के माध्यम से तैयार करने हैं। मतलब इन सब प्रक्रिया में कितना सारा समय लगता है। हमें लगता है कि बस टेस्ट दे दी हो गया, नहीं, इसके पूर्व की सूचनाओं को भी हमें सभी को आत्मसात करना पड़ता है। लेकिन ये बच्चे आप लोग नहीं जानते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैडम ने टेस्ट रखवा दिए, सर ने टेस्ट रखवा दिए, तो ये टेस्ट तो बस इन रेगुलर लोगों के लिए है। मतलब जो कविता रेगुलर है, मंगला, वैशाली, कोमल या उजाला, केवल इन 4 या 5 लड़कियों के लिए टेस्ट है, यह बिल्कुल नहीं है। ये सभी के लिए टेस्ट रहती है, लेकिन देता कौन है? मात्र 2 या 3 लोग ऐसे होता, ऐसा ये फील कर चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट होगी तो ये सभी के लिए कंपलसरी होगी, सभी के लिए अनिवार्य होगी, और सभी का हित उसमें है। मतलब टेस्ट देने का फायदा हम लोगों को बिल्कुल नहीं है, आप ही का फायदा है उसमें, क्योंकि आप लोगों को आदत हो जाती है, आपको आपके पास रेडीमेड प्रश्न तैयार हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को इसलिए देनी पड़ती है ताकि आप लोग उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो। तो ठीक है, आपने आपका उत्तरदायित्व बहुत अच्छे से निभा दिया, आपने बता दिया कि जी मैम हम लोग रेडी है, तो हम वो कार्य करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे कि हर टॉपिक पर प्रश्न बनाएंगे और उन प्रश्नों की आपकी एग्जाम होगी, और जिस एग्जाम के कारण आप लोगों का जो लास्ट में जब हमारा पूरा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम 100 की 2 टेस्ट लेंगे ताकि आपके पास वो पूरा रेडी मटेरियल रहेगा। और जब आपकी एग्जाम होगी तो शायद आपने उन प्रश्नों को यदि बहुत अच्छे से देखा है तो आपको समय नहीं लगेगा, प्रश्नों के हल आपके पास होंगे, उत्तर आपके पास होंगे, और उत्तर जब आपके पास होंगे तो हमारा रिजल्ट आपके हाथों में होगा। महाविद्यालय का रिजल्ट मतलब फर्स्ट सेकंड टॉपर बनने का श्रेय आप लोगों में से किसी भी एक को जा सकता है। इसी आशावाद के साथ आगे बढ़ते हैं। बताना बहुत कुछ है, बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन समय की सीमाओं को भी हमें देखना पड़ता है। कोमल तालु क्लियर हो गया, अपन आगे बढ़ते हैं। अलीजीवा। अब देखिए प्रश्न कहाँ पर और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि अलीजीवा को कौवा, काकल, घंटी, श्रुंडिका के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये कौवा क्या है? कौवा किसे कहा जाता है? कौवा तो आप कहोगे कि काले रंग का होता है, तो नहीं, ये बहुत सुंदर होता है। जब आपको डॉक्टर कहते हैं ना आ करो, आ किया है क्या कभी? ऐसा गए क्या कभी हॉस्पिटल में? आप नहीं होना चाहिए यार, हॉस्पिटल की बात आती है तो बहुत कुछ आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं सिर पर, पूरे शरीर पर, कि नहीं अब अस्पताल नहीं चाहिए। लेकिन जब वो डॉक्टर हम लोगों को कहता है ना आ करो, देखिए अब आ करके देखिएगा आप आईने के सामने, और जो गले में एक पूंछ की तरह गुलाबी रंग का छोटा सा मांसल टुकड़ा जो लटकता हुआ दिखाई देता है, दैट्स कॉल्ड अलीजीवा। और इसी अलीजीवा को अलग अलग नामों के माध्यम से जाने जाते हैं। फिर उसे कौवा कहा जाता है, कांकल कहा जाता है, घंटी की तरह लटकता है इसलिए उसे घंटी कहा जाता है, और श्रुंडिका मतलब एक संस्कृत वर्ड है श्रुंडिका, तो उसे श्रुंडिका भी कहा जाता है। अब देखिए ये इसका कार्य क्या होता है, तो यही से मतलब इसी गुलाबी रंग के मांसल टुकड़े से नासिका विवर या मुख विवर फूटते हैं और वह अलग अलग दिखाई देते हैं। यह कौवा जब घबराहट के कारण अपने नाक के मार्ग को बंद करता है और मुख विवर को या फिर कभी तनकर खड़ा हो जाता है। हमने बताया था आपको कि जब हम हिचकियां आती है तो बहुत जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं, है ना। तो ये जो गुलाबी रंग का मांसल टुकड़ा है ये तनकर जब खड़ा हो जाता है तो हमारी हवा जो है
हमारी जो अन्न के कण है जो भोजन नलिका में जाने चाहिए वो भोजन नलिका में न जाते हुए श्वास नलिका में आ जाते हैं, और जिस कारण हम बोल नहीं सकते हैं, हमें हिचकियां आने लगती है जोर जोर से। तो यह कारण होता है कि ये जो मांसल टुकड़ा है, इस मांसल टुकड़े के कारण जब वो तन कर खड़ा हो जाता है तो बोलने में हमें अनेकानेक प्रकार की समस्याओं को देखना पड़ता है। तो वही समस्या अलीजीवा के माध्यम से होती है, और ये नासिका विवर में जाने वाली हवा मुख विवर में चली आती है, और कभी मुख विवर से वो बाहर चली आती है। देखिए ये कार्य होता है, ऑटोमेटिकली यह कार्य होता है। उन्होंने बता दिया सीधे से कि उच्चारण प्रक्रिया में इसका कोई विशेष योगदान नहीं होता, केवल अंदर गई हुई वायु को बाहर छोड़ने या नासिका विवर या मुख विवर इनको बंद करने का वो कार्य करते हैं। मतलब बहुत कुछ कार्य होता है बोलते समय। हमने बता दिया बेटा कि उच्चारण प्रक्रिया में सहायता देने वाली ये अवयव है, लेकिन कहाँ और किस जगह पर वो कार्य करते हैं ये भी आपको बताना है, और कहाँ पर कौन सी ध्वनियों का निर्माण किया जाता है ये आपको देखना है। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि गुलाबी रंग के मांसल टुकड़े को कहा जाता है। फिर गुलाबी रंग का मांसल टुकड़ा जीवा भी हो सकता है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि उसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जीवा की जगह पर आपको अली जीवा इसका करेक्ट आंसर देना होगा। सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नासिका विवर या मुख विवर जहां से अलग अलग दिखाई देते हैं वह हिस्सा कौन सा होता है, उस हिस्से को कहा जाता है। फिर पर्यायों के रूप में होंगे अली जीवा, उपाली जीवा, केवल सिंपल सी जीवा, जीवाग्र। आपको पर्यायों को देखना है, और पर्याय को देखते समय करेक्ट पर्याय, करेक्ट ऑप्शंस उसमें आपको चूज करना होगा। तो इसका उच्चारण पर प्रक्रिया में कोई बहुत कुछ उसका विशेष योगदान नहीं होता है। उसका कारण यह है कि केवल मात्र अपने अंदर श्वास नलिका के माध्यम से जो अंदर वायु जाती है, मतलब जो ऑक्सीजन को अपन अंदर ले जाते हैं, उस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बाहर छोड़ने का, चाहे फिर वह नासिका विवर के माध्यम से हो चाहे वह मुख विवर के माध्यम से हो, वह कार्य बाहर अंदर ले जाने का कार्य केवल अली जीवा के माध्यम से होता है। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? जी मैम। आगे बढ़े। अब क्या आज्ञा आगे बढ़े? जी मैम। ओके, अब चलते हैं। जीवा हो गई। जीवा के बाद हम लोग देख चुके हैं कि अली जीवा क्या है। ओके, अब अली जीवा के बाद आती है उपाली जीवा। उपाली रूपाली नहीं, हाँ, उपाली जीवा। नासिका विवर तथा स्वर यंत्र आवरण के बीच का तथा जीवा मूल के ठीक नीचे जो खाली सा स्थान दिखाई देता है उसे उपाली जीवा या कंठ मार्ग भी कहा जाता है। यह एक ओर से नासिका विवर से मिला है तो दूसरी ओर मुख विवर से। सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है यहाँ पर कि नासिका विवर तथा स्वर यंत्र आवरण के बीच का हिस्सा क्या कहा जाता है? उपाली जीवा को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे दो सवाल यहाँ पर हो सकते हैं। तीसरा सवाल यह होता है कि एक ओर से नासिका विवर से मिला है और दूसरी ओर से मुख विवर से मिला हुआ हिस्सा है, ऐसे हिस्से को क्या कहा जाता है? पर्याय दिए जाएंगे अली जीवा, उपाली जीवा, मात्र जीवा, जीवाग्र, जीवा मूल। आपको करेक्ट आंसर निकालना है उसका उपाली जीवा। क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, समझ में आया आपको? ठीक है। अब ये जो स्वर यंत्र है,
ये स्वर यंत्र जिसे साउंड बॉक्स कहते हैं। अमिताभ बच्चन को देखा होगा, आपके परिवार में कोई पुरुष होगा जिस परिवार का ऐसा उभरा हुआ हिस्सा है, गले में संदूक की भांति जो होता है ना, गले में संदूक की भांति जो हिस्सा होता है उसे स्वर यंत्र कहते हैं, उसे साउंड बॉक्स कहते हैं। इस स्वर यंत्र को, क्योंकि हमारा ही साउंड बॉक्स, हमारा स्वर यंत्र ही इतना खराब हो चुका है कि बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हम आवाज निकालने का प्रयास कर रहे हैं, हॉट वाटर पी पी कर हम आवाज निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल की तासिका में हम स्वर यंत्र, साउंड बॉक्स इसे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको बता दिया है कि गूगल क्लासरूम पर आपको नोट्स सारी डाल चुके हैं। आपको यदि चाहिए तो गूगल क्लासरूम की नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसके प्रश्न बनाइएगा। यदि हो सके तो उन प्रश्नों को हमारे पर्सनल मोबाइल पर डालने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपके जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को आधार बनाकर आपके जो गूगल फॉर्म बनाने हैं, गूगल टेस्ट आप लोगों को देनी है, उसमें आपको सहायता मिले। ठीक है, बनाओगे ऐसे प्रश्न, आप लोग प्रयास करोगे तैयार करने का तो बहुत अच्छा होगा। अभी तक भी आप लोगों ने शारदीय का कुछ भी मैटर दिया हुआ नहीं है। आपको याद दिला दूं, आपको यदि कुछ लिखना है, यदि आप लोग लिखना चाहते हैं, मंच आपके लिए खुला है, आप लोग लिख सकते हो। कविता है, लघु कथा है, किसी भी संदर्भ में आपको विषय की कोई आसक्ति नहीं होगी। विषय आपकी चाहत का होगा, चाहे वह दोस्ती हो, चाहे वह प्यार हो, चाहे वह महाविद्यालय हो, चाहे वह आपके टीचर्स हो। यह आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपके विषय की स्वच्छंदता आपके पास छोड़ देते हैं, और आशा रखते हैं कि आप में से कम 2 आर्टिकल्स आने चाहिए, कम से कम 2 की तो आशा रख सकते हैं। 6 लोग जुड़े हैं तो 6 में से हमें माइनस कर दीजिएगा तो 5 लोग हैं, तो 5 में से 2 आर्टिकल्स की आशा हम आपसे रखते हैं। कोई भी लिखो, कोई भी। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि ये जो शारदीय है ये महाविद्यालय में आप लोगों के लिए बनता है और आप लोग उसके हकदार हो। तो आप उसमें लिखना चाहते हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, मिलते हैं हम। अभी हमारा 9:15 बजे का लेक्चर है, उस लेक्चर्स में। किसी को कुछ कहना है? मैम हमारी एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाली है? एग्जाम कब? कौन सी एग्जाम की बात कर रहे हो, यूनिवर्सिटी की या आपके इंटरनल की? यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी के एग्जाम का अभी आपकी अप्रैल में होगी, है ना, अप्रैल मई में आपकी एग्जाम होगी। क्योंकि अभी सिलेबस, या हम जिसकी बात करें ना सेमिस्टर की, तो अलग अलग सेमिस्टर का दायरा चल रहा है। तो आपकी शायद अप्रैल के एंड में होगी, अप्रैल और मई के साथ साथ आप लोगों की एग्जाम हो सकती है। अंदाजा है ऐसा कि अप्रैल और मई में हो सकती है। ऐसी कोई भी तिथि, कोई भी पर्टिकुलर डेट अभी तक हमारे पास नहीं आई है। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, फिर हम 9:15 बजे के लेक्चर्स में आपसे बात करेंगे।